दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो आप लोग जनरली बोलते हैं एक पॉइंट रेफरेंस लेकर के कि उस मंदिर के दाहिने मुड़ जाइएगा, मेरा घर है। या फिर किसी फेमस रोड के या फिर किसी फेमस बिल्डिंग का रेफरेंस लेकर के बताते हैं कि उस रोड से दाहिने या फिर उस चौराहे से दाहिने। ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब भी आप स्थिति बताएंगे तो किसी बिंदु के सापेक्ष ही बताएंगे, ठीक है। इस वजह से ये ऐसा होता है। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि आपका जो घर है वह पृथ्वी पर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? ये पृथ्वी तो पूरी एक तरीके से गोल है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कि मेरा घर यहाँ पे है? तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की खोज की गई, जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर। और इन्हीं रेखाओं का रेफरेंस लेकर के हम बताते हैं कि हमारा घर या फिर हमारा शहर या फिर हमारा देश इस पृथ्वी पर कहाँ मौजूद है। दोस्तों, सुपर टेट की परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पिछली 2 सुपर टेट की परीक्षाएं हुई हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वीडियो के अगले कुछ मिनट्स के लिए बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लगभग 100 प्रश्नों के उत्तर कुछ ही सेकंड्स में रटवा दूंगा और आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। आज के बाद इस टॉपिक को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं हो या फिर देशांतर रेखाएं हो, पृथ्वी पर ये काल्पनिक रूप से खींची गई हैं। ये वास्तविक रूप में आपको रेखा नहीं दिखेगी, ये सिर्फ काल्पनिक है, कल्पना कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी कुछ आपको इस प्रकार से दिखती है। ये पूरा गोला नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर, ये ऊपर और नीचे जो पोल होते हैं ध्रुवों पर, ये थोड़ा सा चपटा हुआ है, सेब के आकार का। आप सेब देखते होंगे ना, ऊपर और नीचे कैसे चपटा होता है, और नीचे ये वाले जो दो पार्ट हैं ये थोड़े से निकले हुए हैं, ठीक है। लेकिन लगभग गोलाकार हम लोग उसको बोल देते हैं। अब देखिए, यहां पर एक रेफरेंस लाइन होती है, ये रेफरेंस लाइन जो कि इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। यहां पर देखिए, आप डायरेक्शन किस प्रकार से पढ़ते हैं? ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ होता है, ठीक है। और इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। ये हो गया पृथ्वी का केंद्र। अब देखिए, हम लोग कोण पढ़े होंगे कि 2 तलों के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। जैसे कि देखिए, एक तल ये हो गया हमारा, अब दूसरा तल अगर हम लोग ऐसे ले लें तो ये एक कोण बनेगा। इसी प्रकार से ऐसे कोण बनता जाएगा। देखिए, अगर यहां से इस तल को लेकर के एक कोण में बनाऊं, कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। 1 डिग्री का ये कोण है, और इसको मिला दिया जाए, फिर इसी प्रकार से 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर ऐसे ही बढ़ते 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 यहां जब आप जाएंगे तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल इस पे लंबवत हो जाएगा। ये लंबवत हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। यानी कि यहां कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, इधर से अगर हम लोग लें, इधर से कोण लें, तो यहाँ पर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर इसी प्रकार से बढ़ते 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 यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर से जो 1 डिग्री था और इधर से जो 1 डिग्री था, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है। और ये रेखा कैसी होगी? चूंकि ये पूरा वृत्त के आकार में है, गोलाकार है, तो ये एक वृत्त बनाएगा। इस पृथ्वी का आप सिर्फ सामने वाला पार्ट देख रहे हैं, गोला है, तो इसके पीछे भी तो पार्ट होगा। यानी कि ये पूरा ऐसे घूम करके एक वृत्त बना देगा, ठीक है। 1 अंश का पूरा वृत्त बना देगा। इसी प्रकार से 2 अंश वाला इधर को हम लोग मिला दें तो ऐसे ये पूरा एक वृत्त बना देगा इस पृथ्वी पर, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए, 3 अंश वाले को मिला दिए हम लोग, इसी प्रकार से 4 अंश वाले को मिला दिए, 5 अंश को मिला दिए। इसी प्रकार से बढ़ते 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 फिर यहाँ पे कहीं 70 आया होगा, फिर कहीं 80 आया होगा, फिर उसके बाद से 85 आया होगा, और लास्ट में ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इस पर कोई वृत्त नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 90 अंश है। इधर से भी आप जा रहे थे, 90 अंश वही पॉइंट है, इधर से भी जा रहे थे तो 90 अंश वही पॉइंट है। तो यहाँ कोई वृत्त नहीं बनेगा, बल्कि बिंदु होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? वृत्त नहीं बनेगा, बल्कि बिंदु होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया उत्तरी गोलार्ध में। चूंकि ये 2 भागों में बट रहा था, इधर ऊपर उत्तर था, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये जो 0 डिग्री वाला रेखा है, इसके ऊपर बनेगा उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे बनेगा दक्षिणी गोलार्ध। और उसके बाद से देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़ा वही कॉन्सेप्ट तो नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर इस तल को लेते हुए 1 डिग्री का रेखा खींचे, 2 डिग्री का खींचे, 3 डिग्री का, इसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ कितने का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर से जब चलेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे आके 90 अंश हो जाएगा। यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग ऐसे ही इसको मिलाते चले जाएंगे, जिस प्रकार से वहाँ पे ऊपर वाले गोलार्ध में हम लोग मिला रहे थे, ठीक है। ऐसे कुछ रेखाएं बनेंगी और ये पृथ्वी के उस
दूसरे तरफ भी बनेंगी। इस प्रकार से आपको एक वृत्त के रूप में दिखेगा। और यहाँ पर जब हम लोग 90 अंश वाले कोण पर आएंगे तो यहाँ पर कोई वृत्त नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से जब 90 चलेंगे, यहाँ से जब 90 चलेंगे तो दोनों पॉइंट एक ही होगा, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो यही जो रेखाएं हम लोग खींच रहे हैं, जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। देखिए, हम लोग पढ़ते क्या है, अक्षांश रेखा, लेकिन ये एक्चुअली रेखा नहीं होती, ये वृत्त बनता है। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको ये देखना होगा। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर इसका ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं और क्लियर करने के लिए, अगर इसको ऐसे 3D में आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्रुव जो देखिए जो पॉइंट बन रहा था, मैंने क्या बोला, यहाँ पर कोई वृत्त नहीं बनेगा, यहाँ पर वृत्त नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सभी देखिए ये पूरा रेखा नहीं बल्कि एक पूरा वृत्त का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर आपको रेखा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये 2D फिगर है, लेकिन जब आप इसको 3D में देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा वृत्त बनता हुआ सभी रेखा दिखेगा। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं नहीं बल्कि अक्षांश वृत्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं जिनसे डायरेक्टली आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी को जब हम 2 बराबर भागों में बांटे थे तो जो रेखा 2 बराबर भागों में बांट रही थी, जो 0 डिग्री का कोण अक्षांश रेखा थी, उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि आधा जो गोला था उसके ऊपर वाले गोले में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा बोला जाता है। इसी प्रकार से जब आप नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री को मकर रेखा और 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक रेखा बोला जाता है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये रेखाओं के नाम हमें याद नहीं होते हैं, क्योंकि बार बार जनरली ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री एन, ये कौन सी रेखा होगी, ऐसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर यन ये शो कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री का मतलब कर्क रेखा है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। अब देखिए, रेखाओं को हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे। देखिए, इतना तो क्लियर होता है कि 23.5 पर मकर और कर्क होता है, बस हम लोग नाम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर कौन सा होगा नीचे कौन सा होगा। देखिए, याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो सबसे पहले क आएगा, उसके बाद म आता है। ठीक है, क पहले आएगा, म बाद में आएगा। हम लोग ऊपर से ही तो नीचे आएंगे, तो पहले क वाला आ जाएगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाले में 23.5 डिग्री कर्क हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर हो जाएगा। अब देखिए, आर्कटिक कैसे याद रखेंगे, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तरी गोलार्ध में ही आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पर 66.5 डिग्री क्या हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। और नीचे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अंटार्कटिक द्वीप यहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिक अक्षांश रेखा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अक्षांश रेखाओं से महत्वपूर्ण इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, जिससे डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं, मान लीजिए ये अक्षांश रेखा है और ये दूसरी अक्षांश रेखा है, तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है। तो आप लोग लिख लीजिए कि इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। प्रत्येक 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन ये लगभग होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में एग्जैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन बनते हैं। इस रेखा को हम लोग क्या बोल रहे थे, भूमध्य रेखा बोल रहे थे। ठीक है, विषुवत रेखा बोल रहे थे। तो विषुवत रेखा के पास 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 110.6 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये दूरी कहाँ पे होती है, ये होती है विषुवत रेखा के पास 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये वाली दूरी मैं बता रहा हूँ, जैसे ये अक्षांश रेखा हो गया तो इसके पास जो होगी, इसके बीच की दूरी 110.6 किलोमीटर होगी, या फिर इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये भी 110.6 किलोमीटर होगा। लेकिन जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्रुव था, यहाँ पे हमारा नॉर्थ था, यहाँ पे हमारा साउथ था, तो जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे ध्रुवों की तरफ, तो आपका जो ये डिस्टेंस था दोनों के बीच की, वो बढ़ करके हो जाता है 111.7 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 111.7 किलोमीटर। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ गया कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो हम उत्तर क्या लगाएंगे। देखिए, ये तीनों ऑप्शन परीक्षा में आपको एक साथ नहीं देगा, लेकिन अगर देता भी है तो वो क्लियरिफाई करेगा कि आपको कहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर ऐसे पूछ दे, मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन दे दे, या फिर चौथा ऑप्शन ये दे दे, और प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि ध्रुवों के पास
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से पूछेगा कि विषुवत रेखा के पास दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग दूरी कितनी होती है, तो आप उस कंडीशन में उत्तर ये लगाएंगे, क्योंकि लगभग की बात की जा रही है, आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि ध्रुव पे पूछ रहा है या फिर विषुवत रेखा के पास पूछ रहा है। अगर लगभग की बात की जाए तो आपका उत्तर सदैव ये रहेगा, लेकिन स्पेसिफाई करके अगर किसी ध्रुव पे या फिर विषुवत रेखा के पास दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसके अकॉर्डिंग उत्तर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए विषुवत रेखा के पास दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 110.6 किलोमीटर। और जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो दूरी बढ़ करके हो जाएगी कितनी? 111.7 किलोमीटर। अब परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है कि जो दो अक्षांशों के बीच दूरी थी उसको क्या कहा जाता है? तो आप उत्तर लगाएंगे गोरे। गोरे क्यों कहा जाता है? तो ये इस वजह से कहा जाता है कि जो इनके बीच की दूरी थी वो सबसे पहले गोरे नामक वैज्ञानिक ने नापी थी, ठीक है। तो इस वजह से इसको गोरे लाइन भी कहा जाता है। या फिर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी सबसे पहले किसने मापा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा गोरे। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देखिए कहीं भी कोई भी अक्षांश रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी, सभी एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि दोनों के बीच हमेशा गैप क्या हो रहा है? लगभग बराबर हो रहा है। मैं लगभग वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। लगभग बराबर होता है सभी के बीच गैप, इस वजह से ये समानांतर होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 3D फिगर में भी देखेंगे तो देख लीजिए कोई भी रेखा किसी को नहीं काट रहा है, सब एक दूसरे से जाकर के एक पर्टिकुलर अलग अलग वृत्त बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादित प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में, जैसे कि देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? संख्या, कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है? तो हम लोग अक्षांश रेखा कैसे बनाए थे? स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर कोई अगर केंद्र बिंदु था पृथ्वी का, तो यहाँ से कोण लेते थे, एक अंश फिर दो अंश, फिर उसको इधर भी लेते थे और उस दोनों कोण को आपस में मिला देते थे, ठीक है। यानी कि देखिए एक अंश पे, दो अंश पे, तीन अंश पे, चार अंश पे, पांच अंश पे, इसी प्रकार से कितने 90 अंश तक कितने वृत्त बन रहे थे एक गोलार्ध में? 90 वृत्त बन गए, ठीक है। और उसी वृत्त को तो ये अक्षांश रेखा कह रहे थे। और उसी प्रकार से 90 ऊपर बन गए और 90 नीचे भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 कोण, प्रत्येक कोण पर एक वृत्त बन रहा है, तो 90 ऊपर बन गया, 90 नीचे बन गया, यानी कि 90 प्लस 90 टोटल रेखा या फिर वृत्त पूछा जाए तो कितना हो गया? 180। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये जो 0 अंश वाला है ये भी तो एक अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा बोल रहे थे, तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो 180 में प्लस 1 ये जोड़ दिया मैंने भूमध्य रेखा वाला। अब कितनी संख्या हो गई? 181। लेकिन अभी रुकिए, अभी आपका उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जब आप इसको देखेंगे 3D फिगर में तो जो ध्रुव पे बन रहे थे वो कोई रेखा नहीं बन रही थी। रेखा हम लोग क्या कहते हैं? रेखा बोलते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हो। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये रेखा है तो कम से कम 2 बिंदु तो हो ही रहे हैं जो कि मिलाने पर रेखा बन रही है। यहां तक क्लियर हो रहा है? अगर मैं ये बोलूं कि ये रेखा है तो ये गलत होगा, ये रेखा नहीं है, क्योंकि रेखा में कम से कम 2 बिंदु होंगे और किसी रेखा पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कोई रेखा नहीं बन रही, ये पॉइंट बन रहा है। इस वजह से यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर आपका रेखा बनेगा, ये सिर्फ एक पॉइंट होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो एक यहां से कम हो जाएगा, एक यहां से कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कुल संख्या हो जाएगा अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 में से 2 ध्रुवों को घटा देंगे तो 179 आपका कुल क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब फिर आपके मन में वही प्रश्न आएगा कि परीक्षा में अगर पूछे तो क्या बताया जाए? तो देखिए ये सभी चीजें विवादित हैं। अगर ये परीक्षा में आएगा तो निश्चित तौर पर ये सभी प्रश्नों को लेकर के कोर्ट में जाना तय होता है। तो इस वजह से ये तो प्रश्न या तो देंगे ही नहीं, या तो अगर देंगे तो वो स्पेसिफाई करके देंगे कि ध्रुवों को उसमें जोड़ना है या फिर नहीं जोड़ना है, ठीक है। क्लियर करके आपको बताया जाएगा, उसके बाद से ऑप्शंस दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। हम लोग बचपन से जब भी अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ते हैं तो सिर्फ इन्हीं कोड्स की चर्चा होती है, या तो 0 अंश, 23.5 अंश, 66.5 अंश। आपके मन में कभी प्रश्न आया है कि क्यों इन्हीं कोण की केवल चर्चा होती है, अन्य कोण के बारे में हम लोग डिटेल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि हमारे जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर तो इस प्रकार से घूम ही रही है, साथ ही साथ घूमते घूमते सूर्य का भी पूरा परिक्रमा कर रही है, ठीक है। ऐसे घूमते घूमते अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य का भी पूरा परिक्रमा कर रही है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो सूर्य की स्थिति
है पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर नहीं है। इस वजह से सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी वो बराबर एक ही जगह पर नहीं पड़ेंगी लंबवत। देखिए यहाँ तक 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला एरिया ऐसा होता है, ये वाला पूरा एरिया जहाँ पर लगभग सालों भर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लगभग लंबवत पड़ती हैं, लगभग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो एरिया होता है इसमें गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इस वजह से इसको कौन सा एरिया बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। उसके बाद से देखिए 23.5 से लेकर के 66 तक वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उसमें दो वर्ड मिले हुए हैं, शीत प्लस उष्ण, यानी कि यहाँ वाला जो पूरा एरिया है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, यहाँ पर शीत भी रहती है यानी ठंडा भी रहता है और उष्ण भी रहता है यानी गर्मी भी रहती है, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया 66.5 डिग्री तक का, ठीक है, इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 से लेकर के 66.5 तक उत्तरी गोलार्ध में और उतना ही 23.5 से लेकर के 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में ये शीतोष्ण होता है, ठीक है। और इसके बाद 66.5 के बाद जब ध्रुवों तक जाएंगे तो इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। यहाँ पर हमेशा ठंडी रहती है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है और लगभग यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शीत कटिबंध हो जाएगा। यहाँ तक कुछ एरिया में जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन अगर ध्रुवों पर बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, यहाँ पर तो जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ध्रुवों पर हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि जब भी सूर्य यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए तिरछ रेखा, उनकी जो किरणें होंगी बिल्कुल तिरछी पड़ेंगी, मतलब बिल्कुल टेम्परेचर ही नहीं रहेगा। टेम्परेचर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, हमेशा बर्फ जमा रहेगा, बर्फ रहेगा तो वहाँ जीवन ही संभव नहीं है। अभी तक आपने पढ़ लिया कि सूर्य की स्थिति और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण और परिक्रमा करने की वजह से सूर्य की किरणें एक जगह कांस्टेंट नहीं पड़ रही हैं, जिसकी वजह से कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर उससे कम है और कहीं पर बिल्कुल टेम्परेचर ही नहीं है, वहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। तो इसी को तो हम लोग मौसम बोलते हैं। जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ बारिश भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और जहाँ गर्मी कम पड़ेगी वहाँ बारिश कम होगा। तो इसी को तो मौसम और मौसम के दीर्घकालिक रूप को हम लोग जलवायु बोलते हैं। तो ये कौन कर रहा है, ये अक्षांश रेखाएं ही तो कर रही हैं। तो एक ये भी प्रश्न आता है कि जलवायु का निर्धारण या फिर मौसम का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिए कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह जलवायु का निर्धारण करती हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है कि किस दिन सबसे बड़ी रात और किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। कभी कभी आपसे उत्तरी गोलार्ध में पूछता है, कभी कभी दक्षिणी गोलार्ध में पूछता है। तो अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए पृथ्वी जब घूम रही है अपने अक्ष पर और साथ ही साथ परिक्रमा कर रही है सूर्य का, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि सूर्य की स्थिति कांस्टेंट नहीं है। कभी सूर्य ऊपर जाएगा, मतलब विषुवत रेखा के कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, वो सूर्य नहीं जाता, सूर्य तो स्थिर है। पृथ्वी जाने की वजह से देखिए ऐसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो देखिए सूर्य की स्थिति कभी विषुवत रेखा बीच वाले से कभी ऊपर हो रही है और कभी नीचे हो रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, इस पर 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं बिल्कुल लंबवत होती है 21 मार्च को, याद रखिएगा। और इससे ठीक 3 महीने बाद जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर लंबवत पड़ेगी 23.5 डिग्री पर, तो यहाँ पर इससे 3 महीना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अप्रैल मई जून। 21 जून को 23.5 डिग्री पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ पर 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए जब सूर्य ऊपर चली गई, इसके ऊपर तो जाएगा नहीं सूर्य, फिर जब परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की स्थिति बदलेगी तो सूर्य फिर नीचे आएगा, यानी कि जो 0 डिग्री है यहाँ पर एक बार और फिर लंबवत पड़ेगी, ठीक है, एक बार और लंबवत पड़ेगी। फिर 21 जून से 3 महीना बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अब पड़ता है 22 सितंबर को, ठीक है। 22 सितंबर वो डेट पड़ती है जिसमें सूर्य एक बार फिर 0 डिग्री पर बिल्कुल लंबवत होता है, ठीक है। और उसके बाद से जब फिर सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष नीचे आएगी तो फिर 23.5 डिग्री मकर रेखा पर फिर 22 सितंबर से 3 महीने बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा पर 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होगा, ठीक है।
अब प्रश्न आपसे इतना ही कॉन्सेप्ट में 4-5 प्रश्न बन गया। अगर आपसे ये पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कौन सी होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 जून। क्यों? क्योंकि लंबवत सूर्य की किरणें पड़े तो सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा रात होगा। ठीक है। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है, तो आपका उत्तर होगा विषुवत रेखा पर। और अगर डेट पूछे तो 21 मार्च और 22 सितंबर। ठीक है। और यह भी प्रश्न हो सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध जीरो के इधर दक्षिणी गोलार्ध ही तो है, साउथ पोल। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में किस डेट में सबसे बड़ा दिन या फिर सबसे छोटा दिन होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री मकर रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ और प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी रेखा भारत से होकर के गुजरती है, आपका उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत से होकर के गुजरती है। और अगला प्रश्न ये हो सकता है कि भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, आपका उत्तर होगा कुल 8 राज्यों से। और अगर उनका नाम पूछे तो उनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब से देशांतर रेखाएं प्रारंभ हो रही हैं और आपका इंटरेस्ट हाई लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि जब आपको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से तिथि बदल जाती है किसी पर्टिकुलर लाइन के संदर्भ में, या फिर डेट और टाइम कैसे डिसाइड होता है आपके मोबाइल में, इस चीजें मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अब बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। जैसा कि हमने पढ़ा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुव पर कोई बिंदु से कितने अंश का कोण बनेगा, यहां पर देखिए ये एक बिंदु है, इसके चारों ओर कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का। यानी कि ये जो पृथ्वी है, इसके जो ध्रुव है यहाँ पे 360 अंश का कोण बनेगा चारों तरफ। आपको चीजें समझ में इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि ये 2D फिगर है, 3D में समझिए। देखिए, यही तो ध्रुव है हमारा। अब इस ध्रुव के चारों ओर अगर पृथ्वी पे हम लोग देखें तो इस बिंदु के सापेक्ष कितने अंश का कोण बन रहा है, यही तो मैंने समझाया, 360 अंश का कोण बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, प्रत्येक कोण पर जैसे 360 अंश का कोण बन रहा है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी तरीके से 360 डिग्री तक अगर हम लोग यहाँ पर चिन्ह लगाते चले जाएं, यहाँ से लेकर के ऐसे चिन्ह लगाते चले जाएं, और इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भी चिन्ह लगाते चले जाएं, तो उसके बाद से क्या होगा, प्रत्येक कोण पर ध्रुवों पर आते हुए एक अर्धवृत्त मिलता हुआ प्रतीत होगा। अर्धवृत्त में बोल रहा हूं, इसके पहले जो अक्षांश बन रहा था वो पूरा वृत्त बन रहा था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें जो है वो पूरा वृत्त नहीं बन करके अर्धवृत्त बनेगा, 180 अंश इधर और 180 अंश इधर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं, तो आपका उत्तर होगा नहीं। और यह भी पूछा जा सकता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कौन से रेखा वृत्त का निर्माण करती है, तो उस कंडीशन में आपका उत्तर होगा अक्षांश। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कौन अर्धवृत्त का निर्माण करता है, तो वो देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करेंगे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। देखिए, प्रत्येक अंश पर एक रेखा खींची जा रही है तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 अंश है। प्रॉपर्टी इसका समझिए, यहां पर देखिए जो डिस्टेंस है, यहां पर देखिए पृथ्वी का जो उभरा हुआ भाग है, बीच वाला भाग है, यहां पर जो डिस्टेंस है वो आपको ज्यादा दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों पर जब आप जाएंगे तो इसकी बीच की दूरी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और ध्रुवों पर जाकर के बिल्कुल मिल जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने अक्षांश में पढ़ा था कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रह रही थी, वो पैरेलल होता था। लेकिन इसमें पैरेलल नहीं होता है देशांतर में। इसमें जो उभरा हुआ भाग है पृथ्वी का, वहां पर जो डिस्टेंस है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी वो ज्यादा है और ध्रुवों पर कम है। इस वजह से इसकी बीच की दूरी कोई प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि आपसे कहां पर पूछेगा ये भी एग्जैक्ट प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समानांतर नहीं होती हैं, और इनकी जो डिस्टेंस होती है वो ध्रुवों पर जाकर के बिल्कुल जीरो हो जाती है, और यहां पर जो इनकी दूरी होती है वो ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पर जो ध्रुव पर था, यहां पर देखिए ध्रुव पर कितने अंश का कोण बन रहा था, 360 अंश का। ठीक है, और ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर इस तरीके से परिक्रमा कर रही है, इस तरीके से घूर्णन कर रही है। ठीक है, घूर्णन करते करते एक पूरा चक्कर कितने समय में लेती है, 24 घंटे में। 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर इस प्रकार से पूरा घूम करके एक चक्कर ले लेती है। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24 घंटे में 360 अंश घूम जा रही है। यहां तक क्लियर हो गया?
24 घंटे में 360 अंश घूम जा रही है। 360 कैसे? क्योंकि एक पूरा चक्कर लगा ले रही है। एक पूरा चक्कर मतलब कितना? 360 अंश। ठीक है, तो एक घंटे में अगर मैं पूछूं कि कितना अंश घूम रही है तो आप लोग क्या कहेंगे? 360 में 24 से भाग दे दीजिए। जब इसको आप भाग देंगे तो ये आएगा 15 अंश एक घंटे में घूमेगी। यानी कि एक घंटे में कितना अंश घूम रही है? 15 अंश। एक घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। 60 मिनट में कितना? 15 अंश घूम रही है। 60 मिनट में पृथ्वी 15 अंश, जैसे कि एक घंटा हुआ तो ऐसे ऐसे करके 15 अंश घूम गई 60 मिनट में। अगर मैं ये बोलूं कि एक मिनट में कितना घूमेगी तो एक मिनट में आप क्या करेंगे? 15/60 कर देंगे और जब इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 15 चौके 60, 1/4। यानी कि 4 मिनट में एक अंश पृथ्वी घूम जाती है। आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि 4 मिनट में पृथ्वी क्या कर रही है? एक अंश घूम जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है ऐसे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि ऐसे कुछ गति इसकी होगी। ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और मान लीजिए कि हमारा सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, जब पृथ्वी हमारा सूर्य के सामने ऐसे ऐसे घूम रही होगी तो जो ये वाला पार्ट है इस पे तो सबसे पहले लाइट पड़ गई, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले सुबह हो गया। अभी इधर सुबह ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं रही हैं, अंधेरा ही है, रात ही है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा? यहाँ पर धीरे धीरे सुबह होने लगेगी और ये वाला जो पॉइंट था ये पीछे जाने लगेगा, यानी वहाँ पर रात होने लगेगी। आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जैसे ही हमारा 4 मिनट होगा पृथ्वी एक अंश घूम जाएगी। अभी हमने पढ़ा था 4 मिनट में एक अंश घूम जा रही है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो एक साइड में दिन होता जाएगा, दूसरे साइड में रात होती जाएगी। यही कारण है कि पूर्वी गोलार्ध में जो देश पड़ते हैं उनमें सबसे पहले सुबह होती है और जो पश्चिमी गोलार्ध में देश पड़ते हैं उनमें देर से सुबह होती है। या फिर अगर भारत की बात की जाए तो जो पूर्वी राज्य है मिजोरम, इसमें आप देखेंगे कि सुबह जल्दी होगा और जो पश्चिमी राज्य है जैसे कि गुजरात, उसमें 2 घंटे बाद सुबह होता है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये देशांतर रेखाएं प्रत्येक 4 मिनट पर एक अंश घूम जा रही हैं। इस वजह से आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं जो हैं वो समय का निर्धारण कर रही हैं। देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण कर रही हैं? समय का। इसके पहले हमने अक्षांश क्या पढ़ा था? अक्षांश किसका निर्धारण कर रही थी? जलवायु का। क्योंकि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा था वो अक्षांश पर जो सूर्य की किरणें पड़े थे उसकी वजह से जलवायु निर्धारित हो पा रहा था। तो अगर ये पूछा जाए प्रश्न में कि समय निर्धारण के लिए कौन सी रेखाएं रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? देशांतर रेखा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को समझिए। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत कहाँ स्थित है। यहाँ देखिए, ऐसे हम लोग पृथ्वी को कुछ बांट रहे थे। ठीक है, ये हमारा हो रहा था ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। ठीक है, भारत यहीं कहीं स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, ये भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये वाली कौन सी रेखा थी? ये थी देशांतर रेखा। इसी के बाद तो हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री देशांतर रेखा खींच रहे थे, फिर 3 डिग्री, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो 0 डिग्री वाला है इसके रेफरेंस में भारत की स्थिति कहाँ पे है? ये इधर पूर्व पड़ रहा है, ईस्ट पड़ रहा है ना, पूर्व पड़ रहा है। तो भारत की स्थिति अगर पूछे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? उत्तर पूर्व लिख सकते हैं। इस पॉइंट के रेफरेंस में क्या होगा? उत्तर पूर्व में। और अगर गोलार्ध पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर रेखा के रेफरेंस में पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में। ये जो 0 डिग्री वाली रेफरेंस रेखा है ये भी तो इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी। एक भाग ये वाला और दूसरा भाग ये वाला। तो अगर इस विषुवत देशांतर रेखा 0 डिग्री से के रेफरेंस में अगर पूछे तो उस कंडीशन में भारत की स्थिति क्या है? पूर्वी गोलार्ध में। और अगर इस विषुवत रेखा के रेफरेंस में पूछे तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर इस पॉइंट के रेफरेंस में पूछे तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व में। भारत की भौगोलिक स्थिति को लेकर के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसको समझिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत के पश्चिम में सबसे अंतिम जो देशांतर रेखा है वो किस डिग्री और किस मिनट से प्रारंभ होती है, या फिर उस जगह का क्या नाम है जहां पर अंतिम पश्चिम में देशांतर रेखा टच हो रही है। इसी प्रकार से पूर्व की बात पूछ सकता है, इसी प्रकार से दक्षिण में पूछ सकता है और उत्तर में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां से कम 10 प्रश्न आपके बनेंगे। मैं आपको सबको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि भारत के पश्चिम में, भारत का पश्चिम यही तो हुआ, भारत के पश्चिम में जो देशांतर रेखा है वो अंतिम रेखा कौन सी है? तो देखिए, यहां पर हम लोग कुछ इस प्रकार से देख रहे थे। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या हो रही थी? इस देशांतर रेखा के पूर्व में हो रही थी। ठीक है, और इस विषुवत रेखा के उत्तर में हो रही थी। यानी कि जो भारत का पश्चिमी भाग होगा, सबसे पश्चिमी भाग गुजरात में पड़ता है,
तो ये भी आपका इस रेखा के रेफरेंस में पूर्व ही बोला जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैं लिखा हूँ पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट से भारत की भौगोलिक स्थिति देशांतर रेखा के रूप में शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पर पूर्व मैं लिखा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इस रेखा के रेफरेंस में बताया गया है। जबकि आप देखेंगे भारत की स्थिति तो इधर हम लोग पश्चिम पढ़ते हैं, लेकिन पूर्व इस वजह से लिखा गया है कि जो गोलार्ध बन रहा है, यहाँ पर गोलार्ध बन रहा है देशांतर रेखा के सापेक्ष, इसके पूर्व में पड़ रहा है, इस वजह से पूर्व लिखा गया है। ठीक है, और अगर जगह का नाम पूछे तो ये गुहार मोती कच्छ में गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, गुहार मोती कच्छ में गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, अब अगर पूर्व में पूछे, ठीक है, भारत के पूर्व में अंतिम देशांतर रेखा कौन सी है, तो आपका होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, और ये कौन सी जगह है, किबीथू है। ठीक है, याद रखिएगा किबीथू। अगर किबीथू की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो अंतिम देशांतर रेखा कहाँ होगी, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगर दक्षिण की बात पूछी जाए तो दक्षिण का अंतिम भाग कन्याकुमारी में पड़ता है। अब यहाँ से भी दो प्रश्न अलग अलग उत्पन्न होंगे। अगर ये पूछे कि जो भूमि वाला भाग है, यहाँ पर देखिए भूमि हो रहा है, अंतिम भाग जो होता है वो कन्याकुमारी होता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही पूछ ले कि भूमि वाला भाग ना, बल्कि यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कहीं अंडमान निकोबार पड़ता है, तो अगर वो समुद्र हम लोग पार करके अंडमान निकोबार में चले जाएं तो वहाँ पर अगर भौगोलिक स्थिति ली जाए तो अंतिम पॉइंट वो होगा, और उसका अंतिम पॉइंट कौन सा माना जाता है, इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर भूमि के रूप में पूछे कि भौगोलिक स्थिति में भूमि का अंतिम छोर कौन सा है, तो आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी होगा, और उसकी स्थिति क्या होती है अक्षांश रेखा के रूप में, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। ठीक है, क्यों उत्तर हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए अब हम लोग इस रेखा के रेफरेंस में अक्षांश रेखा नापते हैं, इस रेखा विषुवत रेखा इसके ऊपर ही तो है, ऊपर हम लोग क्या मानते हैं, उत्तर मानते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या लिख दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में भारत की दक्षिण वाला अंतिम भाग कन्याकुमारी को टच करता है। ठीक है, और से अगर ये पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी भाग भारत का कहाँ होगा, ऊपर ही होगा, तो ये पूछे कि उत्तरी भाग किस पॉइंट को टच करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा कॉल को। ठीक है, और ये कितना होता है 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ भी उत्तर होगा, क्यों, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न जरूर आना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पर 25 मिनट लिखा तो आपके मन में प्रश्न ये आना चाहिए कि जब 4 मिनट हो रहा था तो 1 डिग्री पृथ्वी घूम जा रही थी। इतना क्लियर है, 4 मिनट हो रहा था तो 1 डिग्री पृथ्वी घूम जा रही थी, तो इसको 25 क्यों लिखा गया, 4 से जब भाग देंगे तो 6 मिनट इसमें जुड़ जाना चाहिए। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, या फिर इसी को देख लीजिए 68.7 है तो ये 7 क्यों लिखा गया, अगर 4 से भाग दे तो 3 मिनट होना चाहिए था और 1 डिग्री इसमें जुड़ जाना चाहिए था। अगर आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए ये इस वजह से ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ये जो मान लीजिए अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में मान लीजिए ये 0 डिग्री था, ये 1 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है उसको 60 बराबर भागों में बांटा गया है, 60 बराबर भागों में, यानी कि प्रत्येक भाग जो होगा वो कितने मिनट को डिनोट करेगा, वो 1 मिनट को डिनोट करेगा। वहीं वाला भाग अक्षांश वाला रेखा ये वाला था, ऐसे ही तो अक्षांश रेखा जाएंगी, मान लीजिए पृथ्वी है तो ऐसे ही तो अक्षांश रेखा जाएगी ऐसे, ठीक है, ये अक्षांश रेखा हो गई और ये अंतिम अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर जो 4 मिनट आ रहा था वो यानी कि ये बता रहा है कि 8 डिग्री और उस 8 और 9 डिग्री के बाद जो भाग है 8 और 9 डिग्री के बीच में उसको 60 बराबर भागों में बांटा गया और उस 60 भागों में से 4 भाग को लिया गया, इस वजह से 4 मिनट लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखिए 37 डिग्री होगा, यानी कि 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पहुंचा और 37 और 38 के बीच में जो 60 भाग होगा उस 60 भाग में से 6 भाग हमने लिया हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से आप समझिए कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से होंगी देशांतर रेखाएं, तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच के भाग को फिर हम लोग 60 बराबर भागों में बांट देते हैं। 60 बराबर भागों में बांटने के बाद से ये वाला जो प्रत्येक भाग होगा वो 1 मिनट को डिनोट करेगा, इस वजह से यहाँ पर 7 मिनट लिखा गया है और यहाँ पर 25 मिनट लिखा गया है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाएगी, ये कॉन्सेप्ट अलग है और यहाँ पर जो मिनट है ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसी वजह से इसको भाग दे करके 4 से भाग दे करके इसमें जोड़ा नहीं गया है। यहाँ पर आप क्लियर रहिएगा कि ये 25 मिनट है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर उन 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को 60 बराबर भाग में बांट करके 25वां भाग लिया गया है।
जबकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये पृथ्वी के घूमने वाला कॉन्सेप्ट था। तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब यार ये बहुत कंफ्यूजन था कि हम लोग अक्षांश रेखा का विस्तार और देशांतर रेखा का विस्तार भारत के स्थिति में कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इतना डिग्री इतना मिनट कोई आसान काम तो है नहीं। तो चलिए कुछ ट्रिक समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8, फिर यहाँ लिख देता हूँ 7, फिर लिखता हूँ 8, फिर 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने एक बार 8 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर एक बार 8 लिखा, फिर 7 लिखा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से इतना आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 और यहाँ लिख रहा हूँ 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए हमने क्या किया, अभी तक किया कि पहले 8 लिख दिया, फिर उससे एक कम 7 लिख दिया, फिर 8 लिखा, फिर 7 लिखा। उसके बाद से 8 के जस्ट सामने 4 लिख दिया और 7 के जस्ट सामने 25 लिख दिया और बीच वाले दोनों जगह हमने छोड़ दिया। अब देखिए 7 से 1 कम मैं ले रहा हूँ। 7 से 1 कम कितना होता है? 6 होता है। 8 से 1 कम कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। उसके बाद से देखिए इस वाले लाइन में देखिएगा, ऊपर वाले डिजिट को मैं छोड़ रहा हूं और नीचे वाले डिजिट से मैं 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर रहा हूं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बीच से आप एक लाइन खींच दीजिए, बीच से लाइन खींच दीजिए। ये क्या हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। यही तो था जो अभी हमने पढ़ा है। तो ट्रिक आपको समझ में आई। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ट्रिक समझ जाइए और आप भौगोलिक स्थिति के जो विस्तार हो रहे हैं उसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये आपको पता होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा था? दक्षिण में जो कन्याकुमारी वाला पॉइंट था वो था, यानी कि ये भारत का सबसे निचला सिरा है। और 37 डिग्री 6 मिनट कौन सा था? उत्तर वाला था, यानी कि जो हमारा इंदिरा कॉल वाला पॉइंट था जो कि जम्मू में पड़ता है वो वाला था। ठीक है। 68.7 हमारा कौन सा था? जो हमारा कक्ष में जो गुजरात राज्य में पड़ा था। ये वाला कौन सा है? ये वाला हमारा है सबसे पूर्व में। सबसे पूर्व में कौन सा प्रदेश था? अरुणाचल प्रदेश। और उसका किबिथु जो अंतिम पॉइंट था उसका ये देशांतर रेखा का अंतिम विस्तार होगा। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं टॉपिक से सुपर टेट की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सुपर टेट 2019 का पेपर है जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो हमने पढ़ा है कि जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में ही पूरा भारत स्थित है। ठीक है। तो भारत का जो अंतिम छोर कन्याकुमारी है वो भी भूमध्य रेखा के उत्तर में ही स्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। दोस्तों अभी तक आपने एक चीज गौर की, हमारा जो पश्चिम में जो विस्तार शुरू हो रहा था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं प्रत्येक 1 डिग्री 4 मिनट में घूम जा रहा है। ठीक है। यहां से देखिए इनके बीच का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 30 अंश का डिफरेंस आएगा। लगभग मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 30 अंश का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि 30 अंश का डिफरेंस होने की वजह से 1 अंश के डिफरेंस में 4 मिनट का गैप है, तो 30 अंश के डिफरेंस में कितने मिनट का गैप हो जाएगा? 120 मिनट का गैप हो जाएगा। 120 मिनट का गैप हो जाएगा। यानी कि जो गुजरात का अंतिम वाला पॉइंट था और जो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु वाला पॉइंट था, इन दोनों के घड़ी के बीच में कितने मिनट का गैप होगा? 120 मिनट का गैप होगा। यानी कि ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 5 बजे सुबह हो रहा है, 5 AM पे सुबह हो रहा है, सूर्य निकल रहा है यहाँ पर पहली किरण, तो यहाँ पर सूर्य की पहली किरण कब निकलेगी? 2 घंटे बाद, 120 मिनट बाद, यानी कि 7 AM पर निकलेगी। अब मान लीजिए कि अगर कोई ऑफिस जाने वाला बंदा हो, या फिर मान लीजिए दिल्ली से कोई आपको ट्रेन पकड़नी है 10 बजे। ठीक है। 10 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है, तो यहाँ वाले बंदे के पास 5 घंटे का समय है, जबकि यहाँ वाले बंदे के पास मात्र 3 घंटे का समय है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यही समस्या आ रही थी कि एक भारत जैसे देश में 2 जगह पे समय का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही थी। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड समय की जरूरत पड़ रही थी कि क्यों ना एक स्टैंडर्ड समय हो, मानक समय हो, जो कि सबके लिए बराबर हो। क्योंकि यहाँ पर जो बंदा उठ रहा है वो 7 बजे उसको सुबह महसूस हो रहा है और यहाँ पर उसको 5 ही बजे मिल जा रहा है। ठीक है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए भारत के लिए एक मानक समय रेखा की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग मान लें कि यहाँ वाले बंदे के लिए भी वही समय होगा और वहां वाले बंदे के लिए भी वही समय होगा। ठीक है। दोनों के बीच 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, तो क्यों ना हम एक ऐसी रेखा ले जाएं जो कि बिल्कुल बीचों बीच जाए भारत से, और वो समय हम भारत का स्टैंडर्ड समय मान लें, ताकि इस वाले बंदे के लिए भी वही समय हो, इस वाले बंदे के लिए भी वही समय हो। ठीक है। तो 30 डिफरेंस हो रहा था, 30 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि इसमें जब आप 15 जोड़ेंगे, इस वाले में जब आप 15 डिग्री जोड़ेंगे तो आपका मान प्राप्त होगा लगभग 82
डिग्री और 30 मिनट, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, 82.5 डिग्री कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपसे प्रश्न में पूछे कि भारत के लिए मानक समय रेखा कौन सी है, तो आप उसका उत्तर देंगे 82 डिग्री 30 मिनट, या फिर 82.5 डिग्री भी दे दे तो वो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो भारत के लिए मानक समय रेखा है वह किस जगह से गुजरता है। तो सबसे पहले तो आप अगर डिग्री में पूछे तो आपका 82 डिग्री 30 मिनट या फिर 82.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जगह पूछे तो इलाहाबाद के नैनी जगह से ये मानक समय रेखा होकर के गुजरता है, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न बन गए। ये तो पढ़ लिया हमने भारत के बीच में ही, मतलब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा था। अब सोचिए विश्व में जो अनेक देश हैं उनमें कितने घंटे का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे में जो पृथ्वी है पूरा एक चक्कर लगा रही है, यानी कि एक देश से प्रारंभ करके दूसरे देश के जो कि उसी पॉइंट पर बिल्कुल पास में हो उसके बीच 24 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कोई ना कोई एक मानक समय जरूर चाहिए होगा, क्योंकि एक देश से अगर आप फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो वही समय उस कैंडिडेट के लिए भी हो, और दूसरे देश से फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो वही समय दूसरे देश के कैंडिडेट के लिए भी समय हो, तभी तो वो फ्लाइट समय पर पहुंचेगा। क्यों, ऐसा ही तो होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी निर्धारित किया गया, जो कि प्रत्येक देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करता है। अब ये कौन सा था, देखिए अभी हमने जो भारत के रेफरेंस में पढ़ा 82.5 डिग्री, उसी प्रकार से ये मान लीजिए विश्व का मानचित्र है, ये पूरा ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा थी, 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा थी, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को हम लोग मानते हैं क्या, मानक अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि मानक अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है, तो आप उत्तर देंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर प्रश्न में ये पूछे कि मानक अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किस जगह से गुजरती है, तो ये आप उत्तर होगा ग्रीनविच शहर से, ठीक है। ये इंग्लैंड में है, तो आपका उत्तर होगा ग्रीनविच शहर, जो कि इंग्लैंड में है। आइए दोस्तों अब एक गेम खेलते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। आपके मोबाइल में मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज तक ये चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही थी। देखिए यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि कहाँ से जाएगा, अभी हमने पढ़ा ग्रीनविच शहर से होकर के जाएगा, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए भारत कहाँ पर था, भारत था उत्तर पूर्व गोलार्ध में, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं भारत होगा, यहाँ पे, ठीक है। और भारत के लिए जो मानक समय था वो कितना था, भारत के लिए मानक समय कितना था, 82.5 डिग्री था, या फिर 82 डिग्री और 30 मिनट था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो डिग्री है वो हम लोग कहाँ से नापते हैं, इसी के तो रेफरेंस में नाप रहे हैं, इस जो ग्रीनविच शहर वाला था उसी के रेफरेंस में तो नाप रहे हैं। यहाँ से देखिए ग्रीनविच शहर जो 0 डिग्री देशांतर था उसी के रेफरेंस में ये 82.5 डिग्री था। अब अगर ग्रीनविच शहर से, यानी कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से भारत की जो मानक समय है उसका डिफरेंस निकाले तो देखें कितना आता है। 82.5 डिग्री को अगर मैं 4 से गुणा कर दे रहा हूँ, 4 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा था। 0 से 82.5 डिग्री जाने पर कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, यानी ग्रीनविच शहर से भारत के बीच समय कितना बढ़ जाएगा, इसकी गणना हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 5 चौक का 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33, 330 मिनट आएगा। अगर इसको घंटा में बदलेंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा, 5 घंटा और 30 मिनट आएगा। यानी कि जो ग्रीनविच शहर है, जो ग्रीनविच शहर है उससे भारत का जो समय है 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। आगे क्यों होगा, अब इसको समझिए। यहाँ पर कहीं आपकी सूर्य की स्थिति होगी, ठीक है, यहाँ पर कहीं सूर्य होगा। हमारा जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि सबसे पहले पूर्व वाले जो देश होंगे वहाँ पर सुबह होगी, उसके बाद से ऐसे ऐसे घूमते घूमते जब भारत आएगा तो यहाँ पर सुबह हो चुकी होगी, और उसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा। जब ऐसे घूमेगा, आप देखिए इसको, जब ऐसे घूमेगा, मान लीजिए भारत यहाँ है तो सूर्य यहाँ पर सीधे पड़ रहा है तो यहाँ सुबह हो गई, ग्रीनविच यहाँ है 0 डिग्री, तो जब ऐसे ऐसे घूमेगा तभी तो जाकर के यहाँ सुबह होगा। यानी कि जो भारत का समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे चलेगा। दोस्तों अब आप अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन करिएगा, सेटिंग ओपन करके डेट एंड टाइम वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, डेट एंड टाइम वाला। उसके बाद से यहाँ पर लिखा होगा ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। इसको जब आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेलेक्ट टाइम जोन, और नीचे लिखा हुआ है GMT +5.5
घंटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर जीएमटी प्लस 5.5 घंटा इसी वजह से लिखा रहता है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने पढ़ा था वहाँ से लेकर के भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री वाला जो हमने पढ़ा वो 5.5 घंटा आगे है। इसी वजह से जीएमटी में 5.5 घंटा जोड़ करके स्टैंडर्ड टाइम बनता है और आपने मोबाइल में ये सेट किया होगा। लेकिन अभी तक हमने कभी सोचा नहीं था कि ये 5.5 घंटा इसमें ऐड क्यों होता है। अब उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्रश्न किस किस तरीके से पूछा जा सकता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी का भारत हमारा किस गोलार्ध में था, उत्तर पूर्व में। अगर यहाँ पर कोई कंट्री दे दे, मान लीजिए ये भारत के सापेक्ष में कोई कंट्री ए है, पूछे कि इन दोनों के समय में कितने घंटे का डिफरेंस होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। इस कंडीशन में आपका भारत का तो पता ही है कि 5.5 घंटे आगे है, किससे, ग्रीनविच शहर से, 0 डिग्री से। इस देश का जो देशांतरीय स्थिति है वो आपको देगा, या फिर मानक समय का वो कोण देगा। मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 30 डिग्री आ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, 30 गुणे प्रत्येक मिनट पर कितने अंश का प्रत्येक डिग्री पर कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा था, 4 का, तो ये आ जाएगा 120 मिनट, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये भारत जो था 5.5 घंटे पहले आगे था, 5 घंटा और 30 मिनट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और 2 घंटा ये इससे भी पहले है, यानी कि इसके और इसके बीच समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 घंटा ये, यानी कि पहले से 5.5 घंटा है और 2 घंटा और जोड़ देंगे तो 7 घंटा और 30 मिनट भारत और इस देश के बीच समय का डिफरेंस ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा पढ़ा जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता था। अब मैं बात करने जा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा के बारे में। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर एक ऐसा रेखा भी है जिसके एक साइड में दूसरी डेट होती है और दूसरे साइड में दूसरी डेट होती है। मतलब अगर आप मान लीजिए समुद्र में हैं और नाव से उस रेखा को पार कर लें तो आज अगर बुधवार है तो अगले कुछ मिनट में आप बृहस्पतिवार में चले जाएंगे, और अगर फिर इधर पार आ जाएंगे तो फिर बुधवार में आ जाएंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर जो ध्रुव था, यहाँ से दोनों ध्रुव को मिला दिया जाए तो ये हमारा कितना था, 0 डिग्री देशांतर रेखा था। और इसके जस्ट पीछे 180 अंश भी तो होगा। इसमें 2D में आपको नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर 3D में समझिए। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, देशांतर रेखा है 0 डिग्री वाला, ये वाला, ठीक है, जो लंबवत जा रहा है। इसी के ठीक पीछे आप जाएंगे, इसके ठीक पीछे, तो यहाँ पर देखिए एक और रेखा दिख रहा है, और ये हमारा कितने अंश का है, 180 अंश का है देशांतर रेखा, ठीक है, ये 180 अंश वाला देशांतर रेखा है। यानी कि क्लियर हो गया कि जो 0 डिग्री वाला देशांतर होगा और 180 अंश वाला देशांतर होगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये जस्ट इसके पीछे होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, यही जो 0 डिग्री वाला रेखा था, इससे हम लोग क्या डिसाइड कर रहे थे कि इससे भारत की स्थिति जो थी वो उत्तर पूर्व में थी, और इधर जाने पर समय बढ़ रहा था, इधर जाने पर समय बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि भारत में पहले सुबह हो जा रही थी और इंग्लैंड में 5.5 घंटा बाद सुबह हो रही थी, ठीक है। तो एक निष्कर्ष हम लोग ये निकालें कि जब भी 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से जब हम लोग पूर्व की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा से जब पूर्व की तरफ हम लोग चलेंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा से पूर्व जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम में जाने पर समय क्या होता है, घटता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि देखिए, जैसे ही 1 डिग्री पर कितना अंश का डिफरेंस आ रहा था, 4 मिनट का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कितना, 180 अंश डिग्री इधर हो जाएगा इस गोलार्ध में, और 180 डिग्री इस गोलार्ध में होगा, तभी तो दोनों को मिला करके 360 होगा। तो अगर मैं 180 डिग्री में 4 से गुणा कर देता हूँ, 18 36 78 54 18 चौक 72, 720 मिनट। 720 मिनट में 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घंटा। यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उससे 180 डिग्री पूर्व की तरफ आप चलेंगे। यानी कि इसको समझिए, इस वाले रेखा से आप यहाँ ऐसे पूर्व की तरफ चलते चलते इसके जस्ट पीछे आ गए, ठीक है, यानी इस वाले रेखा के यहाँ वाले पॉइंट पे, एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे, तो 12 घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। अब इसी रेखा से पश्चिम की तरफ आप चलिए, पश्चिम की तरफ जब आप चलेंगे इसी रेखा से, तो फिर इधर इधर जाकर के 180 डिग्री जब आप जाएंगे तो इसी फॉर्मूले से 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, तो 180 पे 720 मिनट का डिफरेंस होगा, यानी इधर भी 12 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि जो ये 0 डिग्री वाली रेखा है, इसके जस्ट हम लोग पीछे जाएंगे तो 180 अंश वाली जो रेखा होगी, यहाँ 2 पॉइंट होंगे, एक इधर वाला पॉइंट 12 घंटे का डिफरेंस, इधर वाला पॉइंट 12 घंटे का डिफरेंस। इसको और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए,
मान लीजिए कि ये ऐसे कुछ था, ये गोला समझ लीजिए, इसको गोला समझिए, बेलन ना गोला समझिएगा। अब यहाँ पर 0 डिग्री था, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है जो ज्वाइंट है, और इसके जस्ट पीछे क्या है 180 डिग्री वाला है। अब इसको मैं खोल दे रहा हूँ, इस गोले को खोल दे रहा हूँ, यानी मैंने क्या किया, इस गोले को बीच से काट दिया। बीच से जब मैंने काटा तो यहाँ वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, ये आपका कितना हो जाएगा 180 अंश, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला छोर, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि यही तो ओवरलैप होकर के 180 अंश पे आ रहा है। यहाँ तक देखिए क्लियर हो रहा है। और 0 अंश के जस्ट पीछे क्या हो जा रहा है 180 अंश, 0 अंश के जस्ट पीछे 180 अंश। अब देखिए जब ऐसे होगा, 0 डिग्री से जब मैं पूर्व की तरफ चल रहा हूँ, 0 डिग्री से पूर्व की तरफ चल रहा हूँ, तो समय क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और जैसे ही 180 डिग्री तक मैं पहुंचूंगा तो समय कितना डिफरेंस आ जाएगा, 12 घंटा प्लस हो जाएगा, क्योंकि समय बढ़ रहा था। तो अगर मैं मान रहा हूं कि 0 डिग्री यहाँ पर 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, और रात के 00 बज रहे हैं, यानी कि बिल्कुल रात के 12 बजे, रात के 00 बज रहे हैं, यानी कि बिल्कुल रात को 12 बजे, ठीक है। तो 12 घंटे यहाँ जाने पर प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या तारीख होगी, 1 जनवरी होगी, और दोपहर के 12 बजेंगे। दोपहर के 12 बज रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी के दोपहर के 12 बजे। अब देखिए ये वाला जो 0 वाला पॉइंट है, ये वाला 0 पॉइंट, इसके जब मैं पश्चिम में जा रहा हूँ, इसके जब मैं पश्चिम में जाता हूँ तो समय क्या होता है, घटता है। और 180 अंश तक जाऊँगा तो समय कितना घट जाएगा, 12 घंटा घट जाएगा। हम यहाँ से 1 जनवरी को चले थे रात के 12 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर जब 12 घंटा जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर तिथि क्या आ जाएगी, 31 जनवरी, तिथि 31 दिसंबर हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा 31 दिसंबर हो जाएगी। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। यहाँ पर 1 जनवरी के दोपहर के 12 बज रहे थे, और यहाँ पर 31 दिसंबर के दोपहर के 12 बज रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरे 24 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये वाला जो रेखा है 180 अंश वाला, इसके एक तरफ आप देखेंगे, इसके एक तरफ आप देखेंगे कि अगला दिन है, और इसके एक तरफ उसका पिछला दिन है, यानी पूरे 24 घंटे का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। इसी रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जनरल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री, उसके पूर्व में अगर हम लोग जाते हैं, इसके जस्ट पीछे ही होगा, अगर उसके पूर्व में हम लोग जाते हैं तो क्या होगा। तो पूर्व में जाने पर हमारा डेट क्या हो रहा है, 1 दिन कम हो जा रहा है। देखिए 31 दिसंबर हो रहा है, तो यहाँ पूर्व में जाने पर तिथि क्या होता है, घटता है, 1 दिन कम हो जाता है। और अगर यहीं पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर पश्चिम की तरफ जाएँ तो 1 दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा बोलते हैं, उसके पूर्व में जाने पर हमारा समय बढ़ रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर डेट घटेगा और पश्चिम में जाने पर डेट बढ़ेगा। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वह कहाँ से गुजरती है। तो देखिए ये किसी देश के बीच में से होकर के गुजरना मुश्किल था, क्योंकि अगर देश के बीच से गुजर रहा है तो देश के एक साइड में दूसरी तिथि होगी और दूसरे साइड में दूसरी तिथि होगी। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि 24 घंटे का डिफरेंस आ रहा था, तो ये किसी देश से गुजरना संभव नहीं था। इस वजह से पूरी कोशिश की गई है कि देश इससे बच जाए। और यहाँ पर जो आप रेखा देख पा रहे हैं, ये तिरछी खींची गई है, और बात की जाए तो ये प्रशांत महासागर में ये रेखा खींची गई है, और कुछ देश ऐसे थे जो कि इनके बीच में आ रहे थे, तो इस वजह से ये सीधी रेखा ना होकर के तिरछी रेखा खींची गई है, ताकि उस पर्टिकुलर देश को बचाया जा सके। और अगर उस सीधी रेखा खींची जाती तो देश 2 भागों में बढ़ जाता और एक ही देश में 2 तिथि चलती। इस वजह से ये रेखा तिरछी गई है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रशांत महासागर में ये रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई है। दोस्तों यहाँ पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं टॉपिक आपका पूरा कवर हो चुका है, इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ मैं बता दूँ कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो करियर बिट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सुपर टेट हिंदी करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें ट्रिक वाइज सभी हिंदी के ग्रामर पोर्शन को कवर किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।